एक सपना हम लोग देखते हैं और कई बार सपना जो होता है ना वो बचपन का सपना होता है, क्लास 10th में देखा हुआ, क्लास 11th में देखा हुआ, लेकिन फिर वो सपना बीच में कहीं खो जाता है। पहले फिजिकल नोट बहुत बनाए, फिर मुझे समझ में आया कि बेटर डिजिटल नोट्स हैं, स्पेशली अगर आप लॉन्ग फॉर्म में बना रहे हो। अभी भी मैं वो नोट्स फेंक नहीं पाता हूँ। वो अपने दिल के इतने करीब होता है ना कि लगता तो है कि फालतू है, कोई काम का नहीं आने का है, लेकिन फेंके नहीं जाते हैं। तो जब मैं पॉलिटी देखता था तो सबसे पहले मैं कोई भी चीज़ देखता था उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल क्या कहता है इसके बारे में। एथिक्स वन ऑफ द ईजिएस्ट और वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट है। ये तो फेक प्रॉमिस है यार, तुम अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो। यू शुड हैव योर प्लान बी। यूजुअली क्या होता है, लोग इसमें सिविल सर्विसेज के एग्जांपल देते रहते हैं। मैं मल्टीपल सोर्सेज से एग्जांपल लेता था, हिस्ट्री से, माइथोलॉजी से। तो रेदर देन आप क्वेश्चन में ना जाके आप उनकी थीम पे जाइए कि यूपीएससी चाहता क्या है आपसे। सर वो अपने 50 पेज वाले नोट शेयर कर दो ना, हम पढ़ लेते हैं। अरे हम भी निकाल लेंगे। क्योंकि मैं पूरे क्वेश्चंस करके आता हूँ, ऑलमोस्ट 94-95 क्वेश्चंस तो करके ही आता हूँ मैं 80 वाला नहीं हूँ। हो सकता है एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकले तो हम लोग को रियलाइज हो, अरे यार ये भी लिखना चाहिए था, ये भी आ सकता था, ये भी तो लिख सकते थे। इस साल मैंने कहा कि मैं अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होऊंगा, जो होना है वो होना है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों आज हमारे साथ एक ऐसे ऑफिसर बैठे हुए हैं जिनकी इस बार यूपीएससी 2024 में रैंक है 258। सो स्वर्णिम, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द सक्सेस। थैंक यू सर। और जब भी हम लोग बोलते हैं ना कि एक सपना हम लोग देखते हैं, और कई बार सपना जो होता है ना वो बचपन का सपना होता है, क्लास 10th में देखा हुआ, क्लास 11th में देखा हुआ, लेकिन फिर वो सपना बीच में कहीं खो जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो कि उस सपने को सिर्फ एक दिन, एक महीने या एक साल जीने के बाद छोड़ते नहीं है, बल्कि उसको लगातार 6 से 7 साल जब तक वो मिल नहीं जाता है ना, तब तक उसको पकड़ के रखते हैं और अंत में उसको हासिल करते हैं। जानते हैं स्वर्णिम की कुछ ऐसे ही स्टोरीज को और समझते हैं कि उन्होंने इस पूरे प्रिपरेशन जर्नी में क्या सीखा और आपके लिए वो कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है। तो स्वर्णिम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बिगनिंग। जब आपने 10th 11th में एक सपना देखा कि भाई यूपीएससी एनी हाउ मुझे करना है, एंड यू फाइनली एंडेड अप इन ग्रेजुएशन, जो कि आप चाहते थे कि ग्रेजुएशन के साथ में ही आपकी तैयारी स्टार्ट हो, कैसे किया? मतलब ग्रेजुएशन में मैं समझता हूँ कि बिल्कुल शुरू से तो स्टूडेंट्स इतने सीरियस होते नहीं है। मेरे टाइम पर तो नहीं थे बिल्कुल ही, आपके टाइम पर हो सकता है थोड़े हैं, और जो आज वाले टाइम के बच्चे हैं ना वो सीरियस तो हैं, मतलब उनको सपना तो है, लेकिन ना बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं। मैं खुद भी पढ़ा रहा हूँ यहाँ स्टूडेंट्स को, तो मुझे समझ में आता है कि बहुत मिस्टेक्स करते हैं। आपके इस पूरे 3 साल के कॉलेज जर्नी में आपने ऐसे क्या मिस्टेक्स किए जो कि आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए था, गलती हो गई मेरे से? सबसे पहला तो मैं कहूँगा कि हम स्ट्रेटेजिकली नहीं पढ़ते हैं। जब हम चालू करते हैं पढ़ाई तो हम मेनली बुक्स पे ध्यान देते हैं, ना कि सिलेबस पे। तो मैं काफ़ी सिलेबस और मैं सब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ता था कि पॉलिटी कंप्लीट किया मैंने। इवन पहले जब तक अपने 1-1.5 साल की जर्नी में तो मैंने मेंस का सिलेबस भी अच्छे से एनालाइज नहीं किया था क्योंकि मैंने कॉलेज के साथ ही चालू कर दिया था और कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। फिर धीरे धीरे चीज़ें समझ में आई कि जो मेन प्रोसेस है वो मेंस ही है। तो फिर मैंने मेंस के पॉइंटर्स पकड़े, उनके ऊपर डिटेल नोट्स बनाए, फिर शॉर्ट नोट्स बनाए। तो ऐसे मुझे लगता है कि सबसे पहली गलती तो आपको ये नहीं करना चाहिए। तो सेकेंड है कि आपको गाइडेंस लेनी चाहिए, मुझे लगता है। तो अगर आपको कहीं से गाइडेंस मिलता है, अगर प्रॉपर गाइडेंस जो आपको दे सकें स्पेशली रिगार्डिंग मेंस, तो आप जरूर लीजिए। टाइम शॉर्ट हो जाता है उससे टाइम शॉर्ट हो जाता है, आपका एफर्ट बचता है। और इसके अलावा और भी कुछ आपको लगता है कि ये तो मैंने गलती कर दी थी, मैंने टाइम बहुत खपा दिया इसमें? एक लगता है मैंने नोट्स बहुत ज्यादा बनाए, मुझे भी लगता है यार, क्योंकि ये सबकी कहानी है वैसे तो। हाँ, तो मैंने कई पहले फिजिकल नोट्स बहुत बनाए, फिर मुझे समझ में आया कि बेटर डिजिटल नोट्स हैं, स्पेशली अगर आप लॉन्ग फॉर्म में बना रहे हो तो। क्योंकि यूपीएससी की जर्नी में डेटा एंड अप मतलब पाइलिंग अप, तो आपको अगर आप डिजिटल नोट्स बनाएंगे तो आप उसको कंसोलिडेट इजीली कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप डिजिटल नोट्स स्टार्टिंग में बनाएं तो बेटर रहेगा, तो आपकी मेहनत भी बचेगी और फिर आपको उसको धीरे धीरे कंसोलिडेट करके शॉर्ट नोट्स आप फिजिकल बना सकते हैं फॉर रिवीजन। नोट्स की बात चल भी रही है तो एक बार थोड़ा सा इस पर भी हम थोड़ा सा प्रेशर करते हैं यार, कि हम लोग ना यूजुअली, मेरे साथ भी हुआ है जब मैंने भी अपनी तैयारी शुरू की थी, तो मेरे भी अभी भी मैं वो नोट्स फेंक नहीं पाता हूँ, है ना। वो अपने दिल के इतने करीब होता है ना कि लगता तो है कि फालतू है, कोई काम का नहीं आने का है, लेकिन फेंके नहीं जाते हैं। लेकिन वो पाइलअप हो जाते हैं काफ़ी ऊंचे, इतने ऊंचे कि शायद हम लोग अपने प्रीलिम्स और मेंस टाइम में उसको रिवाइज भी नहीं कर सकते, और इतने अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं कि ना यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारे रिविजन फ्रेंडली नोट्स नहीं बनते हैं। तो आपने इस पूरी जर्नी में, वैसे बाकी ऑडियंस के लिए मैं ये भी बता देता हूँ कि इस बार इनका 3rd अटेम्प्ट है स्वर्णिम का, और इन्होंने 2nd अटेम्प्ट में भी इंटरव्यू राउंड तक ये गए थे, बट बाई 10 और 12 मार्क्स ये अनफॉर्चुनेटली नहीं क्लियर कर पाए उसको। बट एनी हाउ, अभी इस एंगल पर अगर हम नोट्स मेकिंग की बात करते हैं तो इस पूरे लंबे जर्नी में आपने क्या सीखा है और अपने नोट्स को आपने कैसे रिवीजन फ्रेंडली बनाया?
सबसे पहले मुझे लगता है कि आपको नोट्स इतने शॉर्ट बनाने चाहिए कि आप उसे एक दिन में रिवाइज कर पाओ। अच्छा। मैं ये मानता हूँ, जैसे पहले मैंने पूरी किसी भी सब्जेक्ट को मैं पढ़ता हूँ, फिर मैं उसके डिजिटल नोट्स बना लेता हूँ, उसके बाद मैं प्रीलिम्स और मेन स्पेसिफिक अलग अलग नोट्स बनाता हूँ। ये कम लोग करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप प्रीलिम स्पेसिफिक और मेन स्पेसिफिक अलग अलग नोट्स बनाओ तो उससे आपको बहुत वो क्लैरिटी मिल जाती है, क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत अच्छा रहता है आपके माइंड में। तो जब मैंने ये किया तो उसमें मैंने बहुत फोकस किया कि जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें होंगी एकदम शॉर्ट और क्रिस्पी नोट्स में बना पाऊँ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे पूरे GS2 के नोट्स जो फाइनल रिवीजन मेंस के, वो हार्डली 50-60 पेजेस के थे। क्या बात है। तो आपके पास जब 50-60 पेजेस में एक पूरा सब्जेक्ट है तो आप उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हो। तो मैंने लगभग 5-6 रिवीजन तो मैं इजीली हो जाते थे मेरे प्रीलिम्स में, मेंस में भी। तो मुझे लगता है शॉर्ट नोट्स की वजह से ही होते थे। लेकिन मैं इसमें एक बात ये भी कहना चाहूंगा, शॉर्ट के चक्कर में आप उसे कॉम्प्रिहेंसिवनेस ना भूलें उसकी। तो पहले आप उसे डिजिटल नोट्स आप जितने वाइड बना सकते हैं उतने वाइड बनाइए, उसे पूरा कॉम्प्रिहेंसिव लीजिए, सुप्रीम कोर्ट डेटा, लॉज, आप जो जो उसमें वैल्यू एडिशन कर सकें वो करें। उसके बाद जब आपको लगता है कि दिस इज इनफ, एक बार हो चुका है ये मेरा, इतना हो सकता है, इसके बाद आप फिर धीरे धीरे उसे कंसोलिडेट करना चालू करिए। ठीक है। मेंस में ना थोड़ा सा अभी और एक बार पूछता हूँ मैं इसमें कि हम लोग के पास ना कुछ आपने भी फिक्स कर रखा होगा कि हमने अगर कोई भी एक टॉपिक उठाया, इसके ना 5 या 6 डायमेंशंस अपने पास कवर्ड होनी चाहिए, है ना? ये होगा। वो 5-6 डायमेंशंस क्या हो सकते हैं किसी भी एक टॉपिक के लिए जो कि बड़े जनरल से होते हैं? मैं इसमें थोड़ा डेविएट करता हूँ किसी भी पर्टिकुलर के आप डायमेंशंस, क्योंकि मुझे लगता है ये रेदर सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। हाँ, नहीं सब्जेक्ट स्पेसिफिक ही है। हाँ, नहीं तो जैसे आप सोसाइटी में इसके अलग डायमेंशंस होंगे, जब मैं इसका पॉलिटी में रहूंगा तो अलग डायमेंशंस होंगे। तो मैं पॉलिटी से स्टार्ट करना चाहूंगा। तो जब मैं पॉलिटी देखता था तो सबसे पहले मैं कोई भी चीज देखता था उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल क्या कहता है इसके बारे में। फिर कॉन्स्टिट्यूशन में ही कोई डिबेट तो नहीं है, जैसे गवर्नर में आर्टिकल 163 ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट ही है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट सुप्रीम को यूपीएससी पूछ सकता है आपसे। इसके बाद मैं दूसरा देखता था कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कौन कौन सी है उसमें। फिर मैं तीसरा, मैं थोड़ा डिटेल में देखता था, सिर्फ ये नहीं कि ये नाम है और वो, मैं इंटरनल जाता था कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ऑब्जर्वेशन क्या दी है। तो मेरे पास 5-7 लाइन का एक पूरा डेटा रहे कि अगर उन्होंने कभी सॉल्यूशन में जनरली जो आपका यूनिक सॉल्यूशन आप यहाँ से ला सकते हैं। फिर रिपोर्ट्स पे मैं फोकस करता था कि कहाँ कहाँ से आप क्या क्या ला सकते हैं। तो यही है, अब थोड़ा थोड़ा आप करते जाइए, फिर उसको कौन सा। ठीक है। आपका चूंकि ऑप्शनल भी फिलोसफी रहा है तो मैं इसी तरीके से एथिक्स के नोट्स मेकिंग के बारे में पूछूंगा कि एथिक्स में नोट्स बनाते टाइम में क्या देखना चाहिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और अपने यूपीएससी में गेम चेंजर ही है। मुझे लगता है एथिक्स वन ऑफ द इजीएस्ट और वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट है, बिकॉज इसमें आपको समझ ही नहीं आएगा कि मार्क्स स्टार्टिंग में आपको मार्क्स दिला क्या रहा है। जब मैंने अपना लास्ट अटेम्प्ट दिया था तो मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा था। फिर इस साल मैंने बहुत सारे मल्टीपल टॉपर्स की कॉपी पढ़ी, उससे मुझे समझ में आया कि दे मोर वांट एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो ह्यूमन क्या सोचता है। तो मैंने एथिक्स के लिए किया कि रेदर देन क्रिएटिंग एनी नोट्स, मैं उस सिचुएशन में अपने आप को खड़ा करके देखता था कभी भी क्वेश्चन, कि अगर कोई भी क्वेश्चन आया है कि आप A to Z मेडिकल ऑफिसर हैं, आप ये है, तो मैं उस सिचुएशन में रहता था कि मैं उस सिचुएशन में प्रैक्टिकली क्या कर सकता हूँ सच में, क्योंकि आपको वही करना है बाद में जाके। हम थोड़ा बुकिश हो जाते हैं। सेकेंड मैं कहूँगा कीवर्ड्स मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट हैं हर एक सब्जेक्ट्स में। तो एथिक्स के बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, तो आप उनको अगर रैंडमली यूज करेंगे हर जगह तो अच्छे लगते हैं, जैसे कंपैशनेट कैपिटलिज्म, ठीक है, फ्यूडिशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अच्छे साउंड करते हैं आपको, और उनको भी लगता है, यूपीएससी को भी लगता है कि आप वेल रीडेड स्टूडेंट हैं। तो ये मुझे लगता है ये दूसरी बात। और थर्ड, डायमेंशन ऑफ एग्जाम्पल्स। मुझे लगता है कभी भी आप एक डायमेंशन के एग्जांपल मत दें। यूजुअली क्या होता है, लोग इसमें सिविल सर्विसेज के एग्जांपल देते रहते हैं। मैं मल्टीपल सोर्सेज से एग्जांपल लेता था, हिस्ट्री से, माइथोलॉजी से, सोसाइटी से। और सोसाइटी में मैं ऐसे सोशल लीडर्स को चूज करता था जिनने सोशल वर्क बहुत ज्यादा किया हो, जैसे कैलाश सत्यार्थी। तो मैं ऐसे लोगों से ज्यादा इंस्पायर्ड रह के उनकी केस स्टडीज बताता था। और आप थोड़ा ग्राउंड से जुड़े रहिए। मुझे लगता है आप नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़िए तो उसमें आपको कई ग्राउंड एग्जांपल्स दिखेंगे कि कैसे कैसे माल न्यूट्रिशन रिमूव करा जा सकता है। इवन ये मेरे इंटरव्यू में उन्होंने पूछा था माल न्यूट्रिशन, तो मैंने उसमें नीति आयोग की रिपोर्ट कोट करी थी और उसका एग्जांपल दिया था। मुझे लगता है उसके वजह से एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा होगा। नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है कि ना एस्पिरेंट जो होंगे वो कभी नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ेंगे, उससे डेटा निकालेंगे, उनको पता है कि सेट ऑफ नहीं, बहुत एक वो समरी भी देता है नीति आयोग, बहुत छोटी छोटी रहती है, 40-50 पेजेस की। ठीक है, तो डेफिनेटली बाकी लोग भी अब इसके बाद हो सकता है पढ़ लें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम मूव कर सकते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस पर। अभी जैसे आप बता भी रहे थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस आपके एग्जाम प्रिपरेशन में गेम चेंजर रहा है, और इनफैक्ट ना ये कोई नई बात नहीं है, ये सभी बोलते हैं जो सिलेक्ट हो चुके हैं, जो सीनियर एस्पिरेंट हैं वो भी बोलते हैं, फैकल्टीज भी बोलते हैं, सब बोलते हैं। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा इस बात पर फोकस नहीं करता है कि ये होता कैसे है। मतलब बहुत सारे ना कन्फ्यूजन्स हैं स्टूडेंट्स को लेके, स्टूडेंट्स में, कि ये काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करने, मैं बताता हूँ एक्चुअल में क्या लोग समझते हैं इसका मतलब।
क्योंकि मैं उनको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता हूँ। उनका ये मतलब होता है ना कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ और पढ़ने के बाद उनको एक बार में आंसर तो पता ही चल जाता है, वो ना रिवीजन करते हैं फिर उनका कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये तो 4 ऑप्शन दिए, ये तो ये आंसर है, मेरे को पता है। एंड दे फील वेरी प्राउड कि मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सारे आंसर पता है, मतलब उनका सिलेबस कंप्लीट है। बट मुझे लगता है कि ये तो फेक प्रॉमिस है यार, तुम अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो। तो आप बताओ मुझे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का असल मतलब क्या है और आपने इसको कैसे किया? मैं इसमें 2 स्टेज में जाऊँगा, एक प्रीलिम्स और एक मेंस। मैं पहले प्रीलिम्स की बात करना चाहूँगा। तो प्रीलिम्स में आप अगर देखें तो आप सिर्फ ये मत देखिए कि क्या टॉपिक यूपीएससी ने पूछा, आप उनकी थीम एनालिसिस करें कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछता कैसे है। तो कोई भी सब्जेक्ट में यूपीएससी के 3-4 डायमेंशन होते हैं, उन्हीं टाइप के क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। तो रेदर देन आप क्वेश्चन में ना जाके आप उनकी थीम पे जाइए कि यूपीएससी चाहता क्या है आपसे। जैसे मैं इसमें एक एग्जांपल एनवायरनमेंट का देना चाहूँगा, क्योंकि एनवायरनमेंट में आपको समझ ही नहीं आता पढ़ेंगे, इतना वाइड टॉपिक से। तो आप एक सबसे पहले देखिए यूपीएससी ऑर्गेनाइजेशन पूछता है यूएन रिलेटेड, तो आप उस साल में देखिए कि क्या यूएन रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में है। माइट भी उतने फेमस ना हो लेकिन उस साल वो इंपॉर्टेंट हो। फिर सेकेंड होता है स्पीशीज एंड जोग्राफिकल स्पेसिफिक स्पीशीज, तो यूपीएससी इस पर भी बहुत फोकस करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी भी सब्जेक्ट के ऐसे मल्टीपल देखिए कि यूपीएससी कहाँ कहाँ जा रहा है, और फिर उनके जो भी पीवाईक्यू में पूछा है उससे देखिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मुझे लगता है कई बार ऐसा होता है कि आप अगर ये स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाएं तो आप कई बार आपके जो तुक्के होते हैं, मैं से कहूँगा जो लॉजिकल तुक्के भी, हाँ, वो आपके करेक्ट हो जाते हैं। कि जैसे पर्टिकुलर अगर यूपीएससी ने पूछा कि दिस स्पीशीज ओनली फाउंड इन दिस एरिया, बहुत ही रेयर कंडीशन है कि सेंटेंस ट्रू हो। तो आप ऐसे पैटर्न एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा। सेकेंड मैं कहता हूँ कि जब आप ऑप्शन एनालाइज कर रहे हैं तो सिर्फ सही वाले को मत देखिए, आप चारों देखिए कि उसमें क्या क्या दिया है, और उसको भी थोड़ा डिटेल में चलाइए। बहुत डिटेल में नहीं, बस एक बार जाके विकिपीडिया कर लीजिए कि अगर 4 ऑप्शन में कुछ भी दिया है कि सीएसई दिया है तो उसमें आके जाके देख लीजिए कि सीएसई है क्या। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे एक क्वेश्चन भी याद है इसमें कि बिस्फेनॉल टेट्राफ्थलेट करके कोई क्वेश्चन आया था, पिछले साल ऑप्शन में था, 2020 में आया था शायद। फिर 2021 में हमने देखा कि बिस्फेनॉल टेट्राफ्थलेट पर सीधे सीधे क्वेश्चन ही आ गया पूरा 4 स्टेटमेंट का। तो डेफिनेटली यस, ऑप्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत important। और कोई चीज इसमें आप एनालाइज करते थे प्रीलिम्स में? मुझे लगता है लॉजिकल गैसिंग भी मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये मेरे को डिफर कर सकते हैं लोग, लेकिन मैं तो इसमें खेलता हूँ क्योंकि मैं पूरे क्वेश्चंस करके आता हूँ। ऑलमोस्ट 94-95 क्वेश्चंस तो करके ही आता हूँ मैं 80 वाला नहीं हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर आप, क्योंकि फिर मेरे मार्क्स भी बहुत हाई रहते हैं, जैसे कट ऑफ से मैं ऑलमोस्ट हर बार 13 मार्क्स ऊपर ही रहता हूँ प्रीलिम्स में। तो फिर उससे ये रहता है कि आपके माइंड में प्रेशर नहीं रहता कि आपको मेंस के लिए पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। तो आपके ऑलमोस्ट 14-15 दिन उससे बचते हैं जब तक रिजल्ट नहीं आता है। तो लेकिन ये है थोड़ा रिस्की सिचुएशन है। तो आप पहले ये देखिए कि आप जो ऑप्शन एनालाइज कर रहे हैं वो आपकी स्ट्रेटेजी कितनी सही है। तो अगर आप वो सही स्ट्रेटेजी से करेंगे तो मुझे लगता है कि आप अगर 90+ भी क्वेश्चन करते हैं तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपको, आप बहुत ईजिली प्रीलिम्स कट ऑफ क्लियर करेंगे। मतलब पहले खेलने आना चाहिए फिर एग्जाम में खेलो, ऐसा नहीं है कि हाँ, ये बिल्कुल दूसरे से सीख लिया, सुन लिया हमने वीडियो, ये सब आपकी बात किसी ने सुन ली, अब वो जाके सीधे 90 क्वेश्चन में तुक्का मार ले। मैंने लिटरली महीनों उसकी प्रैक्टिसेस करी है। 30-40 पेपर जब आप लगाओ यूपीएससी के, आपको अलग अलग पीवाई कोचिंग्स के, तो आपको समझ में आता है कि कैसे आपको लॉजिकल गैस लगाना है। तो और ये ऐसी चीज है ना कि कोई सिखा नहीं सकता है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कोई भी नहीं सिखा सकता है। और कोई भी अगर इस चीज को ऑप्ट भी कर रहा है ना कि यार आप बता दो मुझे, नहीं बता पाएंगे, मैं नहीं बता पाऊंगा, आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल, वो एक ऐसी चीज है जो कि करने से ही आती है, उसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है इस चीज का। लेकिन ये बात तो मैं भी बहुत सहमत हूँ। मैं भी इनफैक्ट अपने अटेम्प्ट में मैं भी यही काम करता था कि मैंने पैटर्न पकड़ना स्टार्ट किया, और पैटर्न के बेसिस पर ना बहुत सारे क्वेश्चंस जो नहीं भी आते हैं, हमने कभी नहीं पढ़ा उनके बारे में, वो भी क्वेश्चन एग्जाम में सही होके आते थे, और वो उसका लॉजिक सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। अच्छा, प्रीलिम्स की बात कर ली हमने, मेंस वाला बाकी है। मेंस के प्रीवियस ईयर सबसे ज्यादा जरूरी स्टेज है, आपको पता है, पूरी डिसाइडिंग फैक्टर मेंस ही होता है, क्योंकि इसमें 7 पेपर हैं, उसके पूरे मार्क्स जोड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें जो आप पीवाईक्यू एनालिसिस करते हैं तो उसको बहुत डेप्थ में करना चाहिए आपको। आप लास्ट 10-12 ईयर्स के पकड़िए। सबसे पहले आप ये करिए कि सिलेबस के पॉइंटर्स ले लीजिए, उन पॉइंटर्स के अंदर क्या क्या पीवाईक्यूज पूछे हैं उसको सॉर्ट कर लीजिए। या आपको कई अवेलेबल मिलेंगे, कई कोचिंग जिसको ऑलरेडी ऑनलाइन डाल के रखती है, आप उसको पहले लीजिए। फिर आप उसमें देखिए कि इसमें और क्या पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उससे आप उसी पैटर्न पे आप और पोटेंशियल क्वेश्चंस बना लीजिए। बिल्कुल, थोड़े करंट अफेयर से रिलेट करके, है ना, करंट अफेयर से रिलेट करके, और कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल्स क्या हो सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं वैसे क्वेश्चन एंड अप आपको असली पेपर में मिले। मुझे आज भी याद है, मेरे नोट्स से कई क्वेश्चन मुझे टिप टू, मतलब ऐसा लगता था कि ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, बस मेरे को लिखना है। सही है। तो उससे क्या होता है, आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है पेपर में, और आपका टाइमिंग भी आपकी बचती है वहाँ पे। अपने कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे इस वीडियो को देखने के बाद कि सर वो अपने 50 पेज वाले नोट शेयर कर दो ना, हम पढ़ लेते हैं।
अरे हम भी निकाल लेंगे वही से, बट मेरा यही कहना है कि काम नहीं आने के उनको। मैं तो कह रहा हूँ मैं शेयर करने भी तैयार हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। बट ये उनके काम हाँ, नहीं उनके आएगा। कभी काम नहीं आएगा। मेरे कई दोस्त हैं जो मुझसे कहते हैं कि तेरे नोट्स दे दे, मैं कभी उन्हें मना नहीं करता। मुझे लगता है कि ये नहीं है, वो प्रोसेस है जो आपको ऑफिसर बनाता है, ना कि वो नोट्स आपको ऑफिसर। एग्जैक्टली, तो वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप जब वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़िया। इसके बाद एक बार थोड़ा सा हम आपके फिलॉसफी ऑप्शनल पर चलते हैं कि कैसे एंड अप हुआ फिलॉसफी ऑप्शनल, कैसे ऑप्ट किया? आपका तो ग्रेजुएशन में फिलॉसफी ऑप्शनल था भी नहीं, यूजुअली लोग भागते हैं इस ऑप्शनल से, तो ये कैसे कंप्लीट किया हमने? एक्चुअली मैं जैन हूँ, तो मैंने बचपन से ही थोड़ा जैन फिलॉसफी की तरफ इंक्लिनेशन था मेरा। और मैंने एक इंस्टीट्यूट में भी पढ़ा हूँ जिसमें मैंने 5 साल जैनिज्म को बहुत डेप्थ में पढ़ा है, तो उसकी वजह से मेरा फिलॉसफी की तरफ इंक्लिनेशन रहा। और मुझे लगा कि मेरे लिए फिलॉसफी बहुत ईजी है एज कम्पेयर टू किसी अदर कैंडिडेट। तो मैं हमेशा फिलॉसफी में, इवन मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी लोग बहुत करते हैं, मैंने बहुत कम करी है। इसके बाद भी मेरे लास्ट ईयर 270 से ऑप्शन फिलॉसफी में उससे ज़्यादा ही होंगे, लेकिन अभी मार्कशीट नहीं आई है। तो लेकिन मुझे लगता है कि फिलॉसफी में सबसे इंपॉर्टेंट जो है अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि फिलॉसफी फ्लो करती है। फिलॉसफी दूसरे ऑप्शनल जैसी नहीं है, आपको इसमें लॉजिक और आपका एनालिसिस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फिलॉसफी का सबसे कठिन पार्ट जो मुझे लगता है वो पेपर है। आपको फिलॉसफी में वैसे क्वेश्चन नहीं मिलते कि जो आपके बुक में लिखे हैं डायरेक्ट आ गए, वो कुछ अलग तरीके से पूछेगा कि ये दीवार रेड कलर की है, अब बताइए किसके बारे में, जो जैनिज्म है वो रेड कलर से क्या कहेगा। तो आपको फंसाने की कोशिश करता है। अब ऐसे इस बार एक बुद्धिज्म के ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि सेम प्रिंसिपल यही बताता है कि सब कुछ रियल है, और सेम प्रिंसिपल ये बताता है कि कुछ भी रियल नहीं है। अब ये दो नेग्लेक्टिंग चीजें आपको सेम प्रिंसिपल से प्रूव करके दिखाइए आप। सही है, दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन ये प्रैक्टिस करते रहिए आप। और मुझे लगता है आंसर राइटिंग तो इंपॉर्टेंट है ही, मैं उसे नेग्लेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो ज्यादा करता था क्योंकि टाइम की पॉसिबिलिटी थी मेरे पास, तो मैं क्वेश्चन सोचता ज्यादा था। ब्रेनस्टॉर्मिंग में बहुत ज्यादा करता था मैं, घंटों 3-3 घंटे बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करता रहता था। उससे क्या होता है, आपका माइंड पैटर्न बनाना चालू कर देता है कि आपको क्वेश्चन अप्रोच कैसे करना है और आंसर कैसे करना है। फिर आपको लिखना है तो लिखिए, बेस्ट है, आपके पास टाइम हो, आपके पास सब है तो आप लिखिए। मैं लिखने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ ब्रेनस्टॉर्मिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है, रेदर देन आंसर राइटिंग, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो। ये बात तो बिल्कुल सही है, मैं भी इस बात को 100% मानता हूँ कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करके बहुत सारी चीज़ों को ना इतना क्रिस्प कर लेते हो, और एग्जाम में एक्चुअल में वही चाहिए होता है। एक्चुअली एग्जाम में आपके नोट्स नहीं जाएंगे। एग्जैक्टली तो वो सोचने का जो प्रक्रिया है, अगर वही क्लैरिटी के साथ में नहीं है, तो फिर वी विल एंड अप इन राइटिंग एनीथिंग। हो सकता है एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकले तो हम लोग को रियलाइज हो, अरे यार ये भी लिखना चाहिए था, ये भी आ सकता था, ये भी तो लिख सकते थे। ये सारे जो क्लस्टर बनते हैं ना, या फिर ये जो हम एकदम उधेड़ बुन में फंस के रह जाते हैं, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से बहुत सारी चीज़ें रिमूव हो जाती हैं। बिल्कुल सही है। नाउ फाइनली कमिंग टुवर्ड्स इंटरव्यू पार्ट। तो इंटरव्यू पार्ट के लिए कैसे प्रिपरेशन किया आपने? आपके अच्छे मार्क्स हैं इस बार भी, तो हाउ टू एंड अप विद गेटिंग लाइक 180-190 मार्क्स? कैसे लगता है आपको, कैसे मिल जाएंगे इतने नंबर? मैं इसमें बहुत क्लियर बताना चाहूँगा, क्योंकि लास्ट ईयर मेरे 163 थे और इस साल मेरे 185 थे। तो ये जो 22 मार्क्स का जो डिफरेंस आया वो कैसे आया, मैंने उसके ऊपर मैं आपको पूरा बताना चाहूँगा। तो मुझे लास्ट ईयर लगता है कि लास्ट ईयर में बहुत ज़्यादा, एक तो आई वॉज लाइक स्टूडेंट, तो मुझे लगता है आप स्टूडेंट की तरह मत जाइए वहाँ पे। आप ये मत देखिए पढ़े लिखे बच्चे को बैठा दिया है, एक्ट लाइक एन ऑफिसर। आप ये सोचिए आप बन चुके हैं। देखिए ये ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप कन्विक्शन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि फिर आप जो भी आंसर देंगे आप कन्विक्शन के साथ देंगे कि मैं उस सिचुएशन में और मैं सिचुएशन में वो करूँगा। फर्स्ट। सेकेंड, मुझे लगता है कि डेफ में लास्ट ईयर आप बहुत सोच समझ के चीज़ें डालिए। लास्ट ईयर मैंने स्टॉक मार्केट का डाल दिया था, मैं करता हूँ स्टॉक मार्केट, मुझे थोड़ा आइडिया है, लेकिन मुझे उस डेप्थ में नहीं है जिस डेप्थ में वो शायद चाहते हैं। तो फिर मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं मुझे बैकफायर किया भी था। तो इस साल मैंने उसे हटाया, फिर मैंने देखा कि ये चीज़ें मेरे लिए काम नहीं कर रही हैं। और मुझे लगता है आप यूपीएससी का जो इंटरव्यू, आप उसे गाइड कर सकते हैं। आप हमेशा किसी भी आंसर के एंड में कुछ ऐसी चीज़ छोड़िए जो थॉट प्रोवोकिंग हो। पर्पजली आप हर क्वेश्चन में नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर कोई माल न्यूट्रिशन का टॉपिक है, उन्होंने क्वेश्चन जैसे मुझसे पूछा भी था कि आप कैसे देखते हैं, तो मैंने उससे उन्हें कम्युनिटी अप्रोच बोला। मैंने कहा आप सिर्फ उसे इंडिविजुअल प्रॉब्लम मत देखिए, आप माल न्यूट्रिशन को हमेशा कम्युनिटी प्रॉब्लम देखिए कि कम्युनिटी में इतने लोगों को माल न्यूट्रिशन है, तो फिर आप उससे कम्युनिटी अप्रोच लगाइए। फिर उससे वो सोशल ऑडिट पे चले गए, तो उससे ये रहता है कि आप अपना इंटरव्यू फ्लो करा पा रहे हैं। बिल्कुल है। और मुझे जितना बता रहे हो उससे ये समझ में आ रहा है कि आपका ना वो जो सोच है वो हमेशा सामने वाले को ना बर्ड आई व्यू में दिखता है, कि ये किसी एक इंडिविजुअल पर फोकस नहीं करने वाला है, ये पूरे कम्युनिटी को सही करने की बात कर रहा है, ये कंट्री लेवल पर बात कर रहा है, तो ही हैज़ द पोटेंशियल टू गो देयर।
तो ऑब्वियसली ये किसी भी इंसान को इस सिविल सर्वेंट के तौर पर तो वो और हमेशा मुझे एक बात दिखेगा। और जो इंटरव्यू की लगती है कि जनरली होता है कि या तो जो पैनल होता है वो बहुत इंटरेक्टिव होता है, हाँ। या तो एकदम उन लोग फॉर्म बैठे रहते हैं। तो जैसे मेरा राज शुक्ला सर का बोर्ड था, राज शुक्ला सर हैं वैसे बहुत अच्छे मार्क्स देते हैं वो, लेकिन उन लोग बहुत फर्म रहते हैं, आप बिल्कुल ज़्यादा स्माइल नहीं करेंगे कुछ नहीं। तो यू हैव टू कैरी दैट एनर्जी, आप उतनी पॉजिटिवली जाइए कि आपको देख के लगे कि या दिस इज द ऑफिसर, ये बनेगा। तो आप वो एनर्जी अगर लेके जाते हैं इंटरव्यू में, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके 10-12 मार्क्स तो वही बढ़ा देगा। बिल्कुल है। हम आप भले ही 2 क्वेश्चन डॉज कर देते हैं, नहीं बता पाते हैं, सॉरी बोल देते हैं, वो मैटर नहीं करता है। कितने क्वेश्चंस आपने आंसर किए, वो कितना कॉन्फिडेंटली दिया है, वो मैटर करता है। लास्ट ईयर में बहुत अंडर कॉन्फिडेंट था, तो मुझे यही लगता है कि उसकी वजह से मेरे 163 थे। इस साल मैंने कहा कि मैं अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होऊंगा, जो होना है वो होना है। सही है। इसके बाद हमेशा मुझे लगता है ना कि ये सारे ड्रीम्स, जैसे आप शुरुआत में बताया कि 6-7 साल का लंबा ये ड्रीम जब लोग कैरी करते हैं ना अपने ऊपर, बोझ तो होता ही है, और इस बोझ में डेफिनेटली फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है आई थिंक। तो आपके हिसाब से फैमिली कितना मैटर करती है, और क्या सपोर्ट, मतलब ये मैसेज ना आप पेरेंट्स को दे रहे हैं कि जो आज के पेरेंट्स हैं उनको कैसे अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए इस एग्जाम के लिए? मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको सपोर्ट सिस्टम कैसा मिलता है, बिकॉज ये प्रोसेस बहुत लंबी है, तो आपको मेंटली बहुत काम रहना पड़ेगा। आप मेंटली तभी काम रह पाएंगे जब आपके पास एक्सटर्नल प्रेशर्स बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि यूपीएससी खुद ही में आपको इंटरनल प्रेशर्स इतने देता है। तो मुझे लगता है कि लोग भले ही कहते हैं, इवन मेरे पास कोई प्लान बी बहुत सॉलिड नहीं था, लेकिन मैं कहूँगा यू शुड हैव योर प्लान बी। बिकॉज अगर आप फाइनेंशियली उस लेवल पे नहीं है कि आप अपने आप को मंथली सर्वाइव करवा पा रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये ग्लिच रहेगा अपने माइंड में कि यार मैं अपने पेरेंट्स से पैसे ले रहा हूँ। बहुत सारे मैंने वो देखे हैं कि मैं इतना भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर आप, मुझे लगता है बहुत ही बेसिक लेवल पे आप अगर कोई छोटी मोटी जॉब करके, फ्रीलांसिंग करके भी, जैसे मैं पढ़ाता था बच्चों को, मैं भी, हाँ, फ्रीलांसिंग में, तो अगर आप उससे 8-10 हज़ार कुछ भी आप ले पा रहे हैं अगर आप, तो उससे क्या रहेगा, आपके फाइनेंशियली आपको मेंटली सेटिस्फाइड रहेंगे। और दूसरा, जिनके पास फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है, तो मुझे लगता है कि उनके पेरेंट्स को फ्री हैंड देना चाहिए अपने बच्चों को, कि एटलीस्ट आप 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट तक तो आप उन्हें दें, क्योंकि ये बहुत लंबी प्रोसेस है, और लक भी बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। आप कितने ही कह लें कि मैंने मेहनत करी, लेकिन बहुत बड़ा लक फैक्टर करता है इसमें। तो आप थोड़ा लेट द थिंग्स पास बाय देम। तो आप ऐसे 3-4 अटेम्प्ट, अगर 3 अटेम्प्ट तो मुझे लगता है देना चाहिए किसी को भी, तो उसमें एक ये रहेगा कि आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि आई कैन डू और आई कांट डू। थैंक यू सो मच स्वर्णिम फॉर योर टाइम, और बहुत ही बढ़िया लगा आपसे बातचीत करके। आई होप कि स्टूडेंट्स को भी ना बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी जो उनके माइंड में इतनी उधेड़ बुन चल रही होगी। और अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द ह्यूज सक्सेस। आई होप कि आप कंट्री को और भी प्राउड बनाएंगे। थैंक यू सो मच।